एसी सर्किट के अंदर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, सीरीज एलसीआर सर्किट समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर्किट की। कैसे सर्किट की, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा छोटा बता देता हूँ। अगर आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है और आपने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है। ये अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर आपने इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, और आपने इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो इंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो लैग करती है वोल्टेज से। तो करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ध्यान रखना कौन सा लैग करता है, करंट लैग करती है। अगर एक इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो पीछे चलती है, वोल्टेज आगे चलता है। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके बाद में आता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है और आपने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें करंट जो है वो आगे चलती है ईएमएफ से, वो भी 90 डिग्री फेज में। ठीक है। तो आपको ये तीनों बेसिक चीजें अगर याद है तो सीरीज एलसीआर सर्किट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको ये तीनों चीजें बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख लो, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करती है, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है और रेजिस्टर के अंदर साथ साथ चलती है। ऐसा मान लेते हैं कि आपकी बीवी है, तो तीन किस्म की बीवियां हैं आपकी। एक वो जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, तो अगर ऐसा है तो सर्किट रेजिस्टेंस रेजिस्टिव है, मतलब रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के केस में जो है ना, वो करंट जो है वो आपकी बीवी हो गई और आप जो है एक तरह से ईएमएफ हो। तो करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा खतरनाक हो तो वो आगे चले। अगर ऐसा है तो करंट लीड करेगी, आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे रहेगा। तो अगर ऐसा है तो सर्किट जो है प्योरली कैपेसिटिव है, मतलब सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ कि बीवी पीछे गई, संस्कारी बीवी है, पीछे पीछे चल रही है आपके और आप आगे हो, तो वोल्टेज आ गया, करंट पीछे है फेज में 90 डिग्री, तो ऐसा सर्किट कहलाता प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। आपने इन तीनों को एक साथ मिलाना है और बनाना है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो लेट अस सपोज कि आपने एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रजिस्टर को आपने इस तरह से कनेक्ट किया है कि तीनों ही आपस में कैसे हैं, सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। तो ये कहलाता है सीरीज एलसीआर सर्किट। और आपने एक सोर्स लगा दिया है जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब एक तरह से आपने ऑल्टरनेट ईएमएफ लगा दिया है। ये रहा इंडक्टर L, ये रहा कैपेसिटर और ये रहा रजिस्टर। आपने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये वोल्टेज कुछ इंडक्टर पे ड्रॉप होगा, इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा कैपेसिटर पर ड्रॉप होगा और इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा रेजिस्टर पर ड्रॉप होगा। तो लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट कि यहां पर जो भी वोल्टेज आएगा उसको आप कहोगे VL। ठीक है। तो VL इसके पास आया, कैपेसिटर के पास पहुंचेगा वोल्टेज VC और वहीं रेजिस्टर के पास पहुंचेगा VR। ठीक है भाई। तो क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? अगर कहीं पर भी आपको डाउट आ जाए तो आप निसंकोच उस डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आपको पता है वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना, अगर मैं इस इंडक्टर की बात करता हूं तो इंडक्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है जिसको आप VL कह रहे हो, तो इसका करंट I, और यहां का रेजिस्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको आप XL कहते हो। वहीं अगर कैपेसिटर की बात की जाएगी तो कैपेसिटर का वोल्टेज जिसको आपने VC कहा है, ये होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट है I और रेजिस्टेंस होता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहीं अगर रेजिस्टेंस पर जाओगे, रजिस्टर पर जाओगे, तो इसका VR इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये तो आपको पता है, नोन है। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज बना लो ताकि ये फिगर बड़ी अच्छी लगे। इंडक्टर के अंदर आपको पता है करंट जो है वो पीछे रहती है, करंट पीछे रहती है। इंडक्टर के अंदर करंट मतलब आपकी बीवी संस्कारी है, वो पीछे रहेगी।
तो ये ईएमएफ हो गया और ये करंट हो गई। कैपेसिटर के अंदर करंट भाई आगे चलेगी, मतलब बहुत तेज भी मिली है आपको, तो करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है 90 डिग्री से, ठीक है। लेकिन अगर आप रेजिस्टर हो तो आपके साथ साथ आपकी बीवी चलेगी, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 90, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस 90 और यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 डिग्री। तो मतलब आपको अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। लेट अस सपोज कि एल सी आर कनेक्टेड इन द सीरीज, और आपने इसको कनेक्ट किया है एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर बात करोगे तो आप कहोगे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट वी आर। चूंकि ये फेजर डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हो तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आप कहोगे दिस इज द पीक वोल्टेज, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पीक की बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा वी नॉट आर, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर पर हो रहा है जिसकी वैल्यू है आई इंटू आर, ठीक है। ऐसे ही आप लिखोगे एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट, किस पर बात करोगे आप, वीसी पर, कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर पर कितना हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात चल रही है तो वी नॉट सी, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी। ऐसी बात करोगे आप एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट वी सी भी हो गया वी एल, तो ये क्या हो जाएगा, वी एल का क्या हो जाएगा, वी नॉट एल, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स एल। तो क्या आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, यहां पर वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज कितना। अब आप एक ऐसा सर्किट लो जिसके अंदर एक्सेल जो है वो ज्यादा है एक्सिस है। मैं मान रहा हूं ये चीज, देखो मैं कह रहा हूं कि इफ एक्सेल जो है वो एक्सिस से ज्यादा है, ओ आर, और यहां से वी एल जो है वो वी सी से ज्यादा है। कहने की बात ये यहां पर तीन कंडीशन बन सकती हैं। तीन कंडीशन ये भी हो सकती है कि वी एल जो है, मतलब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, एक कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए, यहां पर कम हो जाए, मतलब उस केस में वीसी डोमिनेंट करेगा, वीएल वाला कम हो जाएगा, दूसरा केस। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि जितना वोल्टेज इस पर आया उतना वोल्टेज इस पर भी आ गया। तो आपको एक डेरिवेशन याद करना है, समझना भी सही है, और वो है ये कि इफ एक्सेल जो है वो बड़ा है एक्सिस है, मतलब यहाँ का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसके रिएक्टेंस है इसका ज्यादा है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, तो VL ज्यादा है VC से। तो यहां की बात कर रहे हैं हम। तो इसके लिए आप फेजर डायग्राम बनाओगे। अब आपको पता है जब ये दोनों का बात आ जाए तो इन दोनों में आपको पता है कि VL की वैल्यू VC से ज्यादा है, VL की वैल्यू VC से ज्यादा। तो जरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम देखना, फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेजेस। जो भी आपके पास वोल्टेज हैं वेक्टर फॉर्मेट में चलते हैं, उनका आप एक फेजर डायग्राम बनाओगे कि क्या कंडीशन है, क्या फेज है, ठीक है भाई। तो आप फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, ये आपने एक्स एक्सिस बना ली, ये आपने वाई एक्सिस बना ली। फेजर डायग्राम बड़ा आसान है बनाना। कैसे आसान है बता देता हूं। सबसे पहले आप जब भी फेजर डायग्राम बनाए आप रेजिस्टेंस को उठा लें। तो जो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज है दैट इज वी आर, तो वी आर वैक्टर में जब आप दिखाओगे तो बना के दिखाओगे। तो लेट अस सपोज कि ये आपने वी आर वैक्टर बना के दिखा दिया, ये वी आर वैक्टर है, ठीक है, ये वी आर वैक्टर हो गया। अब रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो जब वोल्टेज ये है, ठीक है,
जब वोल्टेज ये है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज का जब ये आया है वी आर ये आया तो जाहिर सी बात है फेज तो करंट का भी यही आएगा, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। तो दोनों सेम फेज में आपने दिखा दिए कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर हो गई तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको बड़े अच्छे से क्लियर करके चलनी है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। अब आप इस करंट के हिसाब से इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करोगे तो करंट के हिसाब से इंडक्टर की बात करो, इंडक्टर के अंदर करंट के हिसाब से वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आगे है। देखो करंट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, करंट के हिसाब से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। तो करंट के हिसाब से वोल्टेज 90 डिग्री आगे होने का मतलब हुआ ये, तो ये कौन सा है? वोल्टेज 90 डिग्री आ गया किस में? ये है इंडक्टर के अंदर, तो मतलब ये आ गया वी एल वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही करंट के हिसाब से कैपेसिटर की बात करोगे तो करंट के हिसाब से कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 90 डिग्री पीछे आती है, करंट आगे चलती है। तो इससे 90 डिग्री पीछे का मतलब 90 डिग्री पीछे का मतलब तो ये लाइन आ गई, तो ये 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वी सी वैक्टर। अब आपने ये पहले ही कह दिया है कि जो वी एल है, वी एल वैक्टर जो है वो वी सी से ज्यादा है। तो Vc से ज्यादा है VL, मतलब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। और बाय डिफॉल्ट मैंने भी नीचे वाला छोटा बनाया ऊपर वाला बड़ा बनाया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट भी आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि ये लीनियर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL ज्यादा है Vc छोटा है। तो आप ये कह सकते हो कि VL में से बड़े वाले में जब छोटा वाला माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं इतनी सी वैल्यू रह जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई वी एल वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर की। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर डेरिवेशन खत्म, सीरीज एलसीआर सर्किट खत्म। ये वाली बात समझ में आ गई? एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले आपने ऑन द स्पॉट इस रेजिस्टर के अंदर आपने इसके वोल्टेज को दिखाया, तो आपने कह दिया ये वी आर है। अब पता ये चला कि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं, तो आपने करंट भी दिखा दी। अब उस करंट के हिसाब से इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेजेस को बताओगे, तो आपने कहा कि यार इंडक्टर के अंदर करंट के मुकाबले में वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलती है, तो आपने इंडक्टर की वोल्टेज बना दी। फिर आपने इस करंट के हिसाब से कैपेसिटर की वोल्टेज बताई, तो आपने कहा पीछे चलती है, तो आपने पीछे बना दी 90 डिग्री से। बाय द वे VL और VC एक लीनियर में आ चुके हैं, लाइन में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर ऊपर को गए ये वेक्टर नीचे को गए, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करके ये आ जाएगा बड़े वाले की तरफ को, क्योंकि VL बड़ा है तो ये VL माइनस VC वेक्टर है। अब आपके पास कितने वेक्टर बचे? दो वेक्टर बचे। एक तो बचे ये VL माइनस VC, क्योंकि इन दोनों को तो आपने सॉल्व करके खुद निकाला VL माइनस VC, और एक बचा VR वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, लेट अस सपोज कि इन दोनों का रिजल्टेंट वो कुछ ये आएगा, थोड़ा सा और आगे बना लो। ये रिजल्टेंट है किस किस का है? ये VL माइनस VC और साथ में VR का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरह से। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इसे ही बनाते हो। ये जो रिजल्टेंट है इसी को तो आप बताते हो। ये रिजल्टेंट क्या है? ये है जो सोर्स का EMF है वो, क्योंकि यही सोर्स का EMF टूटा था अलग अलग, वोल्टेज इंडक्टर पे कुछ और, कैपेसिटर पे कुछ और, रेजिस्टर पे कुछ और, तो उन सबका निचोड़ तो यही होगा ना रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये है। अब रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा टी बन रहा, तो ये बना ओमेगा टी एंगल। क्या बना? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी एंगल बना। और आपको पता है जब ये ओमेगा टी एंगल हो गया तो करंट का बताओ, करंट का, करंट बताओ, करंट ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस फाई, इसी को तो वोल्टेज बोलते हैं कि ईएमएफ और करंट के बीच में जो फेज का फर्क है इसको फाई कहते हैं। तो ये बचेगा फाई। नीचे से पूरा ईएमएफ वाला रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट जो आया है इसका जो अपना फेज है वो है ओमेगा टी फेज। ठीक है, और ये जो है ये करंट और रिजल्टेंट के बीच में इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये फाई है। ठीक है, तो होप्स ऑफ फेजर समझ में आ गया होगा। अब आप इस रिजल्टेंट को निकालोगे तो आप कहोगे बाय वेक्टर एडिशन,
वेक्टर एडिशन से आप कहोगे जो ईएमएफ है, जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो किस किस का रिजल्टेंट है, तो आप कहोगे यार ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ये रजिस्टर पर जो ईएमएफ है उसका प्लस वीएल माइनस वीसी का रिजल्टेंट है। तो आप ऐसे ही कहोगे, ये कहोगे वी आर प्लस वी एल वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर। तो ये है बाय वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन के बाद में आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, ये तो एक वेक्टर एडिशन है, वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का एडिशन। तो आप लिखोगे बाय पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि आप इसका स्केलर फॉर्मेट बताओगे तो वेक्टर में दिखा दिया। जैसे कि एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट कितना हुआ तो आप कहोगे रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन में हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बाय पैरेललोग्राम लॉ, जिसको आप आर कह रहे हो, तो आप कहते हो स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यही तो होता है। तो वैसे आपने वेक्टर एडिशन से दिखा दिया। लेकिन बाय पैरेललोग्राम लॉ आप इसका स्केलर फॉर्मेट जब निकालने के लिए जाओगे तो ये ईएमएफ जो है वो बराबर आ जाएगा किसका, स्क्वायर रूट पहले वाले का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो वी एल माइनस वी सी इसका स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपने आप में एक है। अब ये रिजल्टेंट जो ये अपने आप में एक है तो इसका तो स्क्वायर होगा, ये कर दिया। तो ये आ चुका है पूरे सर्किट का ईएमएफ। ठीक है, फेजर डायग्राम आपने बनाना सीख लिया, पूरे सर्किट का ईएमएफ भी आपने लिख लिया। अब क्या चलेगा, आप कहोगे नाउ या फिर सिंस आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी आर जो है ये आई आर के बराबर है। वी एल की अगर आप वैल्यू निकालोगे, वी एल जो है ये आई इंटू एक्सएल है, एंड वी सी जो है ये आई इंटू एक्स सी है। इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो ई एम एफ इजिक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, वी आर की जगह वैल्यू रखोगे आई आर तो ये होगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस वी एल की जगह रखोगे तो आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स इसका स्क्वायर। आई कॉमन लेकर बाहर फेंक दो, यहाँ को आ जाएगा आई स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर ऊपर लग रहा तो जब आई को बाहर निकालोगे तो स्क्वायर निकल कर आएगा। यहाँ से भी स्क्वायर लो, यहाँ से भी स्क्वायर लो, कॉमन लेकर बिल्कुल बाहर फेंक दो, तो जब रूट से बाहर निकल कर आएगा तो वो आएगा आई की फॉर्मेट में, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ईएमएफ को जब करंट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आती है बता देता हूं फिलहाल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ईएमएफ को जब करंट से डिवाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस आता, तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये Z आ चुकी है, सही करके लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ओम। ये पूरे सर्किट की इंपीडेंस आ चुकी है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो आपने पीछे अभी दिखाया हुआ था, क्या दिखाया था, ये फेजर डायग्राम दिखाया था। तो इसको जब आप रिजल्टेंट वाले पार्ट को उठाओगे ना तो कैसे उठाओगे, मैं दिखा देता हूँ। रिजल्टेंट वाला पार्ट ऐसा उठेगा कि परपेंडिकुलर पे जो वैल्यू आ रखी है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल फॉर्मेट में परपेंडिकुलर पे वैल्यू आई है वी एल माइनस वी सी की, और बेस पर वैल्यू किसकी आई है, ये आई है वी आर की। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या है आपके पास, वो है ई, और ये एंगल बन रहा है फाई। फाई एंगल बन रहा है, देख लेते हैं फाई बन रहा है क्या, बिल्कुल फाई बनेगा। देखो ये एंगल फाई है, आपने बेस वाला उठा लिया, परपेंडिकुलर वाला उठा लिया, बेस वाला उठा लिया, और आपने रिजल्टेंट का फाई एंगल भी उठा लिया। तो आप इसकी मदद से भी आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या बाय पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, स्केलर फॉर्मेट में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये है नेट ईएमएफ और ये है नेट, या फिर आप इंपीडेंस बोलो, सर्किट की इंपीडेंस Z। ठीक है, सर्किट की इंपीडेंस के बाद आता है ये फेज डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हो, लेट से आगे को, लेट से फाई इज द फेज
डिफरेंस। अब मुझे ये नहीं बताना चाहिए आपको कि फेज डिफरेंस किस किस के बीच में होता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, करंट और ईएमएफ के बीच में होता। जब यहां पर मैं फेज डिफरेंस फाई की बात कर रहा हूं तो ये पूरे सर्किट का ईएमएफ पूरे सर्किट के करंट के बीच का है, ठीक है। देन तो आप फाई निकालोगे तो हो जाएगा टेन फाई, टेन फाई, क्योंकि यही है जो डिफरेंस बताएगा, और टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वोल्टेज की टर्म में वी एल माइनस के वी सी अपॉन वी आर। इसको करंट के फॉर्मेट में लिखो, करंट नीचे से ले लो काट दोगे, चलो दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा करंट बाहर निकाल लो एक्स एल माइनस एक्स सी, और नीचे हो जाएगा आई इंटू आर, तो करंट से करंट कट गई। तो टेन फाई की वैल्यू जो आ चुकी है वो है वी एल माइनस सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस बेस में आना मतलब नीचे आना, ध्यान रखना। तो जब भी आपको एंगल निकालने के लिए पूछेगा तो आपको फाई निकालना, तो ये टेन उधर जाकर टेन इनवर्स की फॉर्मेट में चला जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस के एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो ये है आपके पास फेज डिफरेंस। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में। ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट ये है कि फेजर डायग्राम कैसा बनाया। जिस बच्चे के फेजर डायग्राम समझ में आ गया वो आगे का पार्ट भी सॉल्व कर लेगा। इसके बाद में आपने कुछ नोट की कंडीशंस बताई, वो आपने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि करंट का मुझे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बता दो, तो कैसे बताओगे? तो बता दो, आप लिखो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट। करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होगा? तो पहली बात, ईएमएफ का तो क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। लेकिन करंट का जब आप बताओगे इसके हिसाब से करंट जो है वो फाई फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस को होता है फेज में फर्क। तो फाई पीछे चल रही है करंट, क्योंकि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो फाई का गैप है करंट में, तो करंट पीछे है, नीचे है ना, देखो नीचे का मतलब पीछे है, तो करंट पीछे है। कितने एंगल से पीछे है? फाई एंगल से। तो आप ये वाली बात कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के फाई, ठीक है। तो ये करंट का हो गया, और आप इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो सारी बात आपको ध्यान देनी है, करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन और इसका। अब नाओ या फिर नोट में कुछ बातें लिख लेते हैं, आप नोट भी लिखना। आप कहोगे अब VL से बड़ा हो गया VC, जब VL से VC बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है XL से बड़ा हो जाएगा XC। VL से बड़ा हो गया VC, मतलब कैपेसिटर के पास अब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आ रहा है, कैपेसिटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तब कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन मैं बताता हूं आपको क्या होगी। फिलहाल पहले ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, करंट जो है वो लैग कर रही है ईएमएफ से। ईएमएफ का फेज अगर ओमेगा टी है तो करंट का जो फेज है वो है ओमेगा टी माइनस फाई, तो करंट पीछे है, वोल्टेज आ गया। तो करंट पीछे किस में होती है? इंडक्टर के केस में। तो आप कह सकते हैं इसके केस में सर्किट, आप ऐसे कह सकते हैं एसी सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। फिलहाल सर्किट जो है एसी सर्किट ये प्योरली इंडक्टिव है। मैं कह रहा हूं कि VL अब VC से छोटा है, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है, तब उस वक्त क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नोट, पहले तो EMF की इक्वेशन लिख लो, तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी तो रहेगा, लेकिन उस वक्त करंट जो है वो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। तब उस कंडीशन में जो AC सर्किट होगा वो प्योरली, ए सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, ठीक है। इंडक्टिव का आपने केस सॉल्व कर लिया, कैपेसिटिव का केस सॉल्व कर रहा है, तो यहां पर नेट ईएमएफ की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये स्टिल वही आएगी जो थी, क्या? VR का स्क्वायर प्लस, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, VC माइनस VL का होल स्क्वायर।
क्योंकि अब सी का ज्यादा है, ठीक है। एंड यहां पर अगर इंपिडेंस निकालोगे पूरे सर्किट की तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। इंपिडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता, लेकिन ये सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में, ठीक है। ये वाली बात, अगर यहां पर आप फेज एंगल tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर कौन होगा, ये वाला हिस्सा, ये बेस में हिस्सा, तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, परपेंडिकुलर वाले हिस्से को वी सी माइनस के वी एल अपॉन वी आर ओ आर, और आप ये भी कह सकते हो कि tan फाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आप कह सकते हो एक्सी माइनस का एक्सएल अपॉन अपॉन आर, ठीक है। यहां से आप फाई भी कैलकुलेट कर सकते हो, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सी माइनस का एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो उस केस में, वो भी केस बता देता हूं, इफ नोट चल रहा है, ये नोट अगला, आप कह रहे हो कि VL जो इंडक्टर का वोल्टेज है वही वोल्टेज आ जाए अब कैपेसिटर का, तो इस केस में ये तभी हो सकता है जब इंडक्टर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए किसके रेजिस्टेंस के, कैपेसिटर के। जब ऐसा हो रहा होगा तब आप देखेंगे जो नेट ईएमएफ है उसका इक्वेशन क्या होगा, आप कह सकते हो वी आर का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर वी एल माइनस वी सी, तो आप किसी को लिख दो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये हुआ करता था। चूंकि यहां पर वी एल जो है वो वी सी के बराबर है, एक दूसरे की वैल्यू बराबर है, तो ये जीरो हो जाएगा डिफरेंस, जीरो का स्क्वायर करने पर जीरो होता, तो ईएमएफ जो मिलने वाला है वो वी आर का स्क्वायर मिलने वाला है, स्क्वायर से रूट कट गया, ईएमएफ जो आ जाएगा वो वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब क्या है, इफ देयर इज द सेम voltage drop at inductor and capacitor, if there is the same voltage drop at inductor and capacitor, then the net EMF is generally dropped at resistor। मतलब सारा का सारा ईएमएफ किस पर चला जाएगा, रेजिस्टर पर चला जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं जब रजिस्टर पर सारा का सारा ईएमएफ चला जाएगा तो उस केस में आप ये देखें कि इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस क्या होता है, जेड होता है, जेड इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चूंकि जब एक्सएल एक्सी के बराबर तो ये भी जीरो हो गया, तो जो सर्किट का इंपीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को या फिर इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि जब VL VC के बराबर होगा तो सारा का सारा वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टर पर जाना शुरू कर देगा, सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टर पर, इंडक्टर और कैपेसिटर पर जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यू आपस में बराबर हो चुकी है, क्योंकि उनका आपस में रेजिस्टेंस बराबर था, एक्सएल एक्सी के बराबर था। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। जब इंडक्टर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। और रेजोनेंस की कंडीशन पर जो इंडक्टर में वोल्टेज आता है वही वोल्टेज कैपेसिटर पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर हो गया, चाहे वो थोड़ा सा ही या जीरो है। आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाता, तब उस कंडीशन में आपने देखा कि जो नेट ईएमएफ था वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा या फिर जाना शुरू हो जाएगा किस पर, रेजिस्टर पर, ठीक है। सर्किट की इंपीडेंस भी आपने देख ली कि पूरा सर्किट जो है एक तरह से रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किट की इंपीडेंस ये बता रही है कि वो रेजिस्टेंस के बराबर है। तो आप कहोगे इंपीडेंस of the circuit is just
equals to the resistance, then this circuit is now called purely resistive सर्किट। ये नोट वाली बात है, नोट अगर आप लिखोगे, डेरिवेशन तो आपका बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन नोट की बातें लिखोगे तीनों कंडीशन दिखा के, तो कसम से 4 चांद लग जाएंगे आपके डेरिवेशन में। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर आप करंट देखोगे, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट जब आप देखोगे तो ये क्या होता, I इज इक्वल टू होता EMF अपॉन इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस जो हो गई वो रेजिस्टेंस के बराबर हो गई, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस, पहले इंपीडेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर एक्सएल एक्सी वाले टर्म भी थे, तो नीचे की वैल्यू बढ़ी है तो करंट कम हो जाएगी। अब वो वैल्यू तो खत्म हो गई एक्सएल एक्सी की, तो कहीं ना कहीं आर बचा, तो रेजिस्टेंस घट गया, सर्किट का रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे एज इंपीडेंस इज वेरी लो, तो इंपीडेंस Z जो है वो वेरी लो है, देन करंट will reach to its maximum value। जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाती है, क्योंकि सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जिसको आप इंपीडेंस भी कहते हो। उस कंडीशन में करंट जो है रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, तो वैल्यू ऑफ करंट जो आ जाएगी वो E अपॉन Z आ जाएगी, और आपको पता है Z इज इक्वल टू R है। तो ये कंडीशन आप ये कहोगे दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की कंडीशन भी कही जाती है। अब एक बात और याद रखना, जब रेजोनेंस हो ही चुका है तो मैं यहां पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस नहीं कर लूं, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकाली जाती है, क्योंकि आपको पता है एक्सएल जो है वो XC के बराबर हो चुका, और एक्सएल इज इक्वल टू होता ओमेगा एल, और XC इज इक्वल टू होता 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हो, इसको आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हो, ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है, या फिर ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है 2πf। तो यहाँ पर जब 2πf रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी, यहाँ से f निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2π स्क्वायर रूट 1 अपॉन एल सी, और लिखने का दूसरा तरीका 1 अपॉन 2π स्क्वायर रूट एल सी। तो ये आ चुकी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये भी पूछ ली जाती है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। एक बार डेरिवेशन पर शुरू से नजर मारते हैं। आपने कुछ नहीं किया, सीरीज एलसी सर्किट की बात चल रही थी, तो आपने कहा लेट अस सपोज कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्ट है। आपने थोड़ा तो डिस्कशन कर लिया कि यार रेजिस्टेंस के पास करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको यहां पर वी आर कह दो, ज्यादा अच्छा होगा कि ईएमएफ को, अलग अलग केस में तो ईएमएफ ई होता है, लेकिन जब आप कंबाइंड सर्किट पढ़ते हैं तो यहां पर आप वीसी कह दो, कि यहां पर वीसी और यहां पर जो है वो वीएल है। तो कहने की बात यह है कि रेजिस्टेंस के अंदर जो वी आर है और करंट दोनों सेम फेज में, और कैपेसिटर के अंदर जो करंट है और वीसी है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, वो करंट लीड करती है, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करती है। ये सारी नॉलेज रखने के बाद में आपने कहा, थोड़ी सी बात लिखी कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज कितना कितना होगा, तो आपने वो लिख दिया। आपने यहां पर इफ की बात करी, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी हो सकती है कि एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा है, तो जब एक्सा ऐसा होगा कि इंडक्टर के ऊपर जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है कैपेसिटर के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। उसके हिसाब से आपने फेजर डायग्राम बनाया। फेजर का आपने एक एक पॉइंट समझ लिया, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाया गया था। इसके बाद जैसे ही फेजर बना, भाई आपने
वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से ये छोटा सा डेरिवेशन सॉल्व कर दिया आपने, इसकी मदद से ये बना दिया, ये जो बना है ये फेजर डायग्राम से ही निकल कर आया, बस खत्म। आपने वो जब कर दिया तो आपने नोट लिखा, यहां से आपने फिर दूसरी कंडीशन बताई कि अगर ऐसा हो जाता कि VL VC से छोटा हो जाता तब कुछ ये सीन होता। फिर आपने कहा यार अगर ऐसा भी हो जाए कि VL VC के बराबर हो जाए तो फिर XL XC के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में जो सर्किट का EMF होगा, जिसको नेट बोल रहे हैं, वो VR के बराबर होगा। कहने की बात यह है कि सारा का सारा वोल्टेज जो है वो रजिस्टर पे जाना शुरू कर देगा। इसकी बात को आपने लिख दिया, सर्किट की इंपीडेंस जो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो करंट होगी वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी होगी, और इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेटिंग की, रेजोनेंस की कंडीशन। जब रेजोनेंस हो ही चुका है तो आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली। बड़ा मजा आया डेरिवेशन समझने में, ये कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो खूब, इस पर वाइवे में भी क्वेश्चंस बनते हैं, पीछे बिल्कुल मत हटना किसी भी तरह से। एक इस वाले केस में एक चीज और देख लो, अगर आपसे ये पूछता कोस फाई, एक चीज होती है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कोस फाई। तो अगर आप कोस फाई निकालोगे, पावर फैक्टर निकालोगे, तो आप जरा इस वाले डायग्राम से देखो, कोस फाई एंगल फाई है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ये, हाइपोटेनस है ये। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूंगा तो ये रेजिस्टेंस R होगा और ये सर्किट की इंपीडेंस Z होगी, तो R अपॉन Z ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया वैल्यू, R अपॉन Z, कोस फाई इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन Z। आप इस तरह से बना कर दिखा दो ना कि ये फाई था, ये इंपीडेंस है सर्किट की, रेजिस्टेंस है, और ये XL माइनस XC है। भाई सारी चीज आती है अपन से। तो cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन Z। अब कोई सा भी सर्किट हो, कैसा भी हो, आप पावर फैक्टर बता सकते हो। ठीक है, सिंस आपको पता है एट रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट के अंदर हो रहा है तो R जो है वो Z के बराबर हो चुका है, तो ये आपस में बराबर है, तो cos फाई क्या हो जाएगा, R अपॉन Z, और Z की वैल्यू भी R है, तो R से R कट के 1, तो cos फाई कितना हो जाएगा 1, मतलब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और जब पावर फैक्टर 1 हो जाएगा तो फाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है cos 0 की वैल्यू ही 1 होती है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सीरीज LCR सर्किट है और उसमें रेजोनेंस हो चुका है तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो EMF होता है, EMF और करंट, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर EMF करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। देखो दोनों सेम फेज में चलते हैं। ठीक है, तो ये फाई से भी पता चल रहा है, और यहां पर आपने देखा था, ये तो यही वाला केस है, और यहां पर आपने देखा था कि करंट जो है नोट VL और VC, करंट जो है लीड कर रही थी, प्योरली कैपेसिटी बन गया था। और उससे पहले वाले केस में जो आपने VL को बड़ा लिया था तो आपने उसमें देखा था कि सर्किट एक इंडक्टिव सर्किट बन चुका है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी नॉलेज बहुत अच्छे से अपनी तैयार कर रखनी है, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने जो समझाया है एक कंप्लीट है, बहुत ब्रॉड लेवल पर समझा दिया, कुछ नहीं बचता इसके अंदर। अगर आप सारा चैप कर आ गए तो पूरे नंबर मिलेंगे, कटेगा नहीं, और एडवांस में हो सकता खुश हो गए ज्यादा भी देते। कहीं डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, या बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, मजा आ गया, तो वीडियो में आग लगा दो शेयर करके। थैंक यू सो मच।